प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आज शुक्रवार है और मैं कुंडलियाँ लेकर के आता हूँ। एक कुंडली लेकर के आया हूँ ये राजस्थान रावत भाटा से। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और कार्यक्रम को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि कई बार आप वीडियो चला देते हैं और फिर अपना काम भी करते रहते हैं। इस दौरान से कुछ चीज़ें ज़रूरी जो होती हैं वो छूट जाती हैं। इसको यूं ही जाया ना करें और अच्छे तरीके से देखें। आइए सबसे पहले इनका पंचांग पढ़ देता हूं। विक्रम संवत 2058, शक संवत 1924। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम मनमत संवत्सर था। मनमत संवत्सर में जन्मे लोग परिवार के पोषक होते हैं, प्रजा पालक होते हैं और शत्रुहंता भी होते हैं, घूमंतु होते हैं, घूमने की इच्छा रखने वाले होते हैं, अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, अपने मन की करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि सूर्य दक्षिणायन का है। दक्षिणायन और उत्तरायण में सूर्य दोनों तरफ बली होते हैं, लेकिन कई बार जब दक्षिणायन में स्थितियां सूर्य की होती हैं तो व्यक्ति को कई बार सूर्य से संबंधित समस्या को देखते बनता है, या फिर व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य कमजोर होता है, पिता बेचैन होते हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पिता और पुत्र का संबंध थोड़ा सा कभी कभी अनुशासनात्मक ज़्यादा होता है, पुत्र माता के निकट ज़्यादा होता है और पिता से थोड़ा दूर होता है, पिता गुरुवत हो जाते हैं और अपना कार्यक्षेत्र वो सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य में कभी कभी नेत्र की पीड़ा को देखने में बनता है। स्थिति ऐसी होती है, हड्डियों का रोग या फिर पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ये अवस्था के हिसाब से डिपेंड करती हैं। दक्षिणायन और आषाढ़ मास में इनका जन्म हुआ है। आषाढ़ मास में जन्मे होने का प्रभाव कि व्यक्ति बहुत तीव्रता से विचार उत्पादक क्षमता का अग्रणी होता है और साथ ही साथ लोगों के मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, दान करने में बहुत ज़्यादा आगे, धर्मज्ञ होता है और साथ ही साथ थोड़ी सी गणना करने की स्थिति कमज़ोर होती है। आषाढ़ मास और वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति थोड़ा आलसी भी है, प्रमादी है और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं है, भावना बहुत ज़्यादा है। भावना से व्यक्ति भरा पूरा होता है, किसी का लाभ उठाना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि अपने 2 रुपए के लिए किसी के 10 रुपए का नुकसान करेगा, ऐसी स्थितियां नहीं है। बिल्कुल साफ मन का व्यक्ति होता है। आषाढ़ मास, वर्षा ऋतु, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने का प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति सुंदर होगा। गर्दन लंबी होती है, नासिका थोड़ी चपटी भी हो सकती है, लेकिन सर पे बाल अच्छे खासे होते हैं। इनकी कुंडली में जो स्थितियां बनेंगी वो तो देखने पे आती हैं, बात समझ में कि सूर्य की स्थिति क्या है और चंद्रमा की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, लेकिन बालों की समस्या थोड़ी सी होती है। व्यक्ति बाल से थोड़ा परेशान होता है, नेत्रों की समस्या होती है और कई बार पसीना ज़्यादा आता है। थोड़े से काम से ही व्यक्ति थक सा जाता है। आगे बढ़ने पे पंचमी तिथि, व्यक्ति सुंदर है, धर्मज्ञ है और धर्म का आचरण करने वाला है, प्रतिदिन किसी मंदिर में जाने की इच्छा रखता है और दान देने की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दिन रविवार का जन्म, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी, पीत वर्ण का होता है, गोराई अच्छी खासी, पीत और काला ये दोनों का सम्मिश्रण होता है। नेत्र बहुत अच्छे होते हैं, गोल कैसे नेत्र होते हैं, भ्रिकुटियां तनी हुई होती हैं और केस कड़े होते हैं। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि दिन रविवार का यह प्रभाव हुआ। आगे बढ़ने पे व्यतिपात योग में इनका जन्म हुआ है, बौवकरण में। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं, तो क्षत्रिय वर्ण में होने का प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी क्रोध की भी उपस्थिति है, थोड़ा भड़काऊ और सजीला रहना चाहता है, शौकीन है और विपरीत के प्रति आकर्षित होता है। हालांकि ये बात ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति जब क्षत्रिय वर्ण का हो जाता है तो स्वप्न दृष्टा हो जाता है, स्वप्न को देखने वाला और दबंग हो जाता है। कई बार जब उसकी बातें कोई नहीं सुनता है तो वो उंगली टेढ़ी करना भी जानता है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण का प्रभाव कि व्यक्ति 16 कला का निपुण है, अच्छे कला का पारखी है, संगीत नृत्य आदि का जानकार है, अच्छी वाणी को बोलने वाला है और कभी भी किसी को कटु वचन भाषी से नहीं बोलता है या फिर इस्तेमाल कम करता है। मध्य की नाड़ी है इनकी। और एक बात और बता दूं तो राशि है सिंह की। इस वजह से अग्नि तत्व की राशि होने से व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र विचारधारा को रखने की स्थिति ज्यादा देखने में आती है। हालांकि व्यक्ति नौकरी भी अगर करने का प्रयास करे तो संभवतया मुश्किल नहीं होती है। ये स्थितियां कुंडली को देखने पे पता चलेगा। आइए अब आपको इनकी जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रह और ग्रहों की अवस्थाओं को बता देता हूं।
आइए अब आपको ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति इस कुंडली में कैसी है, वो जातक के ऊपर कितना प्रभाव डालने वाले हैं, उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बता दूं, सूर्य इनकी कुंडली में बनते हैं धन भाव के अधिपति। यहां के अधिपति होते हैं, बैठना था उनको यहां और जाकर के बैठे हैं शत्रुग्रही होकर के, बुध के साथ, शत्रु के साथ शत्रुग्रही होकर के, और अंश के आधार पर 27 अंश 42 कला, पुनर्वसु नक्षत्र शुभ ग्रह का नक्षत्र गुरु जो कि इनकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, उनके नक्षत्र को धारण करके सूर्य बैठे हैं। लेकिन अवस्था के हिसाब से ये सूर्य वृद्ध हो रहे हैं। मतलब एक तो अति शत्रु की राशि में होना, शत्रुग्रही हो जाना, और जन्म कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह जगत के चक्षु होते हैं ये। अगर ये कमजोर तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं मानसिक स्थिति से, और कई बार व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं, व्यक्ति दब्बू स्वभाव का हो जाता है, और ऊपर से 12वें में बैठे, इस वजह से यहाँ पे सूर्य जो हैं थोड़े कमजोर कहे जाएंगे। हालांकि इनकी स्थिति अभी पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, क्योंकि लग्न अभी बाकी है, नवमांश अभी पूरा बाकी है। आइए अब आगे चंद्रमा पे चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता के स्वास्थ्य का कारक होता है, भावना का और ममत्व के विकास का कारक होता है। जहां पे आपकी कुंडली में अगर देखता हूं या फिर किसी की भी कुंडली में देखता हूं तो चंद्रमा हृदय के कारक, हृदय के क्षेत्र के अधिपत्य या फिर फेफड़ों के कारक कहे जाते हैं, शीत जनित बीमारियों को देने वाले, और अगर कमजोर रहे तो मानसिक स्थिति को, संतुलन को कमजोर करने वाले ये ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति, ये स्वयं लग्न के अधिपति, इस कुंडली के आधिपत्य इन्हीं के हाथों में रखने को देखते बनता है। यहाँ के अधिपति होकर के वो बैठे हैं महाधनी योग लगा करके जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में, और वो बैठे हैं शुभ ग्रह के साथ। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये भाव बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति 16 अंश 9 कला, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, और लग्न ये आश्लेषा का है, यानी कि शुभ ग्रह का नक्षत्र, और चंद्रमा जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा जहां अति मित्र की राशि में बैठे हैं, कारण क्योंकि ये सूर्य के मित्र होते हैं और सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में भी जा रहे हैं, तो अति मित्र की राशि में हो गए, यानी कि चंद्रमा एक तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि का होना, यानी कि मध्यम फलदायी 50% का रिजल्ट आपकी कुंडली में चंद्रमा देंगे, और उसके बाद वो लग्नेश होकर के जाकर के धन भाव में बैठे, ये अच्छी बात है। लेकिन अवस्था के हिसाब से अगर चर्चा करता हूं तो यहां भी चंद्रमा को ठीक देखा जा रहा है, क्योंकि अति मित्र की राशि में बैठे ग्रह अच्छा फल करते हैं, और वो आपकी कुंडली में युवा होकर के बैठे हैं। इस हिसाब से देखता हूं तो चंद्रमा का जो पोजीशन है वो आपकी कुंडली के लिए बेहतर सिद्ध हो रहा है। पराक्रम का कारक मंगल, तेजस्विता और फुर्तीला होने का ग्रह कहा जाता है मंगल। और ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में जब मंगल की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में वो पंचम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होते हैं। आपकी कुंडली के लिए मंगल कारक होते हैं, और पराक्रम का फल देने का ये भाव होता है, और ये कर्म क्षेत्र होता है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के योग कारक स्थिति बना करके मंगल आपकी कुंडली में लग्न में ही नीच के हो रहे हैं। उनकी स्थिति क्या है ये चर्चा बाद में, लेकिन अंश के आधार पर ये 6 अंश 30 कला, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठे हैं, और ये सूर्य से अस्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये नीच राशि में बैठे, ऊपर से सूर्य अस्त भी हुए मंगल, और साथ ही साथ ग्रह के जब डिग्री का दर्शन करते हैं तो ये यहाँ पे वृद्ध भी हो रहे हैं, क्योंकि ये सम संख्या पे इस राशि पे जाकर के, सम संख्या की राशि, और वो ग्रह जब इस राशि पे, इस अंश पे जाता है तो वृद्ध प्राय हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति प्रमादी और आलस्य से युक्त, और मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली में बुद्धिमत्ता का कारक, तेजस्विता का कारक, और साथ ही साथ आपके बुद्धि लब्धि क्षमता, गणित का कारक और तर्क विद्या का कारक ग्रह बुध की। बुध आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते हैं। आपकी कुंडली के लिए वो बनते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति, और उनकी एक दूसरी राशि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में बन रही है, जो कि त्रिक भाव है। ये भाव और ये भाव, इन दोनों त्रिक भावों के अधिपति होकर के बुध आपकी कुंडली में अपने ही राशि के बैठे हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, और 19 अंश 28 कला ये इस राशि यानी कि विषम राशि में जाकर के 19 अंशों के बाद 28 कला पे ये ग्रह आपकी कुंडली के लिए वृद्ध हो जाते हैं, यानी कि बुध भी वृद्ध और मंगल भी वृद्ध होकर के बैठे हैं। इस हिसाब से वो थोड़े कम या फिर बहुत कम फलों को देने वाले ये दोनों ग्रह होंगे। ऐसी स्थिति में कि इसका प्रभाव क्या होगा वो जन्म कुंडली के परिचर्चा में शामिल होने के बाद बताऊंगा। फिलहाल ग्रहों की अवस्था पे अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं, जो कि ज्ञान के कारक होते हैं। ज्ञान के कारक गुरु, सुख के कारक गुरु, अच्छे बुद्धिमत्ता के कारक, सत्संग के कारक होते हैं गुरु, और धार्मिकता के
वृद्धि देने वाले होते हैं गुरु। आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति, यहां छठे भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति गुरु आपकी कुंडली में कारक होंगे और इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उच्च के होकर के अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। 2 अंश 3 कला अपने नक्षत्र, इस अंश पे जाकर के, और यहां पे ये चूंकि सूर्य से बिल्कुल निकट जा रहे हैं इसलिए अस्त हो रहे हैं, तो उच्च के हुए लेकिन अस्त हो गए, नक्षत्र अपना लिया, इस वजह से फिर से बल मिल गया। लेकिन एक बात बताता हूं, यहां पे गुरु उच्च के हुए अस्त हुए, और डिग्री के हिसाब से अगर देखता हूं तो इस अंश पे चूंकि ये सम संख्या है तो वृद्ध भी हो जा रहे हैं, यानी कि पक्ष जो है इनका वो कमजोरी की तरफ ज्यादा जा रहा है। अगर इसको तौलेंगे तो कुंडली में बताएंगे कि कैसे ये फल कर रहे हैं। आगे बात करते हैं शनि की, शुक्र की, वो कैसे हैं, इनकी स्थिति क्या है कुंडली में। शौकीन बनाते हैं शुक्र, भोग कराते हैं शुक्र, और भौतिकता का मालामाल, भौतिकता से मालामाल करते हैं शुक्र। आपकी कुंडली के लिए शुक्र की स्थिति, वो जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सुख भाव में, ये भी आपकी कुंडली के लिए कारक नहीं होते हैं, ये यहां पे बाधक होते हैं। जन्म कुंडली में अगर कर्क लग्न की कुंडली बने तो सर्वाधिक बाधक ग्रह शुक्र ही होते हैं, और आपकी कुंडली के लिए सुखेश और लाभ भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ। इस अंश पे कि 9 अंश 49 कला माघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, और ये राशि विषम संख्या की है। शुक्र आपकी कुंडली में कुमार अवस्था में बैठे हैं, ये स्थिति अच्छी है, बैठे हैं सूर्य की राशि में, और सूर्य इनकी कुंडली में अगर देखता हूं तो तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं, इस वजह से सम राशि के कुमार अवस्था में ये शुक्र आपकी कुंडली में है, तो खर्च भी कराएंगे, और इनका फल कैसा रहेगा ये आगे चर्चा करेंगे। अब चर्चा जन्म कुंडली में न्याय के कारक और आयु के कारक शनि के बारे में करते हैं। आपके कर्क लग्न की कुंडली के लिए ये यहाँ के अधिपति यानी कि सप्तम भाव के और अष्टम भाव के आयु के कारक होते हैं, आयु भाव के अधिपति भी हैं। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के बैठना था उनको यहाँ, और या तो यहाँ, इन दोनों भावों में से कहीं न बैठ करके लाभ भाव में बैठे हैं राहु के साथ। नक्षत्र की बात करते हैं तो मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, और मंगल ने पुष्य नक्षत्र शनि का, यानी कि मंगल और शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अंश की अगर बात करता हूं तो 19 अंश 2 कला और सम संख्या की राशि अति मित्र की राशि में, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं और वो शुक्र तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं, 3 घर के अंतर पे हैं, और इस राशि पे जाकर के इस अंश पे ये शनि आपकी कुंडली के लिए बाल अवस्था के, यानी कि थोड़े कम प्रभावी होंगे, कम फल करने वाले होंगे, चतुर्थांश मतलब 25%। आगे चर्चा राहु केतु की अगर बात करता हूं तो आइए देख लेते हैं कि उनकी कुंडली में स्थिति क्या है। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कैसे हैं। आइए जब इस बात पे जब चर्चा करते हैं तो ये बैठे हैं यहाँ वृष के राहु करके, वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, और जब राहु उच्च के होंगे तो केतु क्यों पीछे रहेंगे, वो भी उच्च के हैं। तो आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों उच्च के होकर के बैठे हैं। नक्षत्र की बात करता हूं तो केतु बुध के नक्षत्र में, ये बहुत बड़ी बात, और राहु 23 अंश 36 कला उच्च के होकर के और अवस्था के हिसाब से ये कुमार में है। इस आधार पर अगर चर्चा करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए राहु केतु अच्छा होंगे, क्योंकि एक तो केतु के यहां पे बैठने से ये भाव अच्छा हो जाएगा, और राहु के लाभ भाव में बैठने से ये भाव अच्छा हो जाएगा। अब बात आपकी कुंडली के विश्लेषण पे आती है, आइए देखते हैं कैसा होता है। आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, पसीना ज़्यादा आता है, घूमने का मन ज़्यादा करता है, किसी का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे जेब में 10 रुपए ही क्यों ना हो फिर भी दान देने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, अपने मन के और स्वतंत्र विचारधारा को रखने वाले हैं, कभी किसी के अंडर में रह करके काम आपसे होगा ही नहीं, और आपकी स्थिति ऐसी कि व्यक्ति के पास उपलब्धियां बहुत शामिल होती हैं जीवन में, उपलब्धि बहुत इकट्ठा करता है और मेहनत के बदौलत अपने समस्त प्रकार की आकांक्षाओं को पूरा करता है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति का जन्म जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, चूंकि यह शुक्र का नक्षत्र होता है, तो व्यक्ति सुंदर होता है, मानसिक वृत्ति अच्छी होती है, धन और धनाढ्य होता है, धन का मालिक होता है, पिता के साथ, पुत्र के साथ, सबके साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है, पत्नी का प्रेमी होता है, पत्नी से निकट रहना चाहता है, दूर नहीं जाना चाहता है। और अब आगे आपकी जब कुंडली में लग्न को देखते हैं तो आपकी कुंडली में कर्क लग्न बनती है। कर्क लग्न सर्वाधिक श्रेष्ठ लग्नों में से एक लग्न होता है। बताऊं क्यों? क्योंकि केंद्र के चारों घर
उच्च की राशि के होते हैं। कर्क राशि में जहां गुरु उच्च के, तुला राशि में जहां शनि उच्च के, मकर राशि में जहां मंगल उच्च के और मेष राशि में जहां स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के। इस वजह से ये कुंडली जो होती है कर्क लग्न वाली श्रेष्ठ कही जाती है। और इनके कुंडली में तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं, ग्रहों में 3 ग्रह अस्त हो रहे हैं, एक मंगल, एक बुध और दूसरा गुरु। ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए अस्त हो रहे हैं, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में ज्ञान में मन थोड़ा कम लगेगा। ज्ञान यानी कि व्यक्ति गणितीय पक्ष से थोड़ा कमजोर होता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताऊं आप लोगों को, इन्होंने सवाल पूछा है कि गणित में मन नहीं लगता है। अब भला बताइए कि ज्योतिष अब कितना प्रभाव करे किसी भी व्यक्ति को। जन्म कुंडली में बुध देखिए बाहर बैठे हैं, सूर्य बाहर बैठे हैं। इनका सवाल यह भी है कि आत्मविश्वास कमजोर रहता है और मन थोड़ा नहीं लगता है, गणितीय पक्ष कमजोर है और पढ़ाई में मन बड़ा कम लगता है। तो क्यों? अब समझिए, कोई भी व्यक्ति जो अगर ज्योतिष को ना मानता हो उसको ये भेज दीजिए और बताइए, क्योंकि गुरु अस्त हैं तो व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सूर्य अस्त हैं तो सूर्य जो है वो 12वें में जा रहे हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे, बुध 12वें में बैठे हैं तो व्यक्ति का गणितीय पक्ष कमजोर हो जाएगा। सीधी सी बात है, ग्रह आपको प्रभावित करता ही करता है। आपकी विद्वता, आप बहुत तेज हैं तो मत मानिए, लेकिन वो आपको प्रभावित करेगा। आगे जब चर्चा करते हैं तो इनकी कुंडली में कर्क लग्न यानी कि भावना प्रधान, भावना से युक्त केकड़ा, जो सूर्य इनकी कुंडली में अगर देखता हूं तो कर्क लग्न की कुंडली जब बनती है तो सूर्य जो है वो उत्तर की दिशा से निकलते हुए और दक्षिण की दिशा की तरफ बढ़ते हुए मालूम पड़ते हैं। मतलब ये समुद्र के किनारे जाते हैं, हिंद महासागर दक्षिणी क्षेत्र में है, उत्तर की तरफ से निकल करके ये जन्म कुंडली में जब कर्क लग्न में गुजरते हैं या फिर ग्रह जब सूर्य कर्क राशि से प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल निश्चल हो जाते हैं और निस्वार्थ भाव से समस्त प्रकार के ब्रह्मांडों को और समस्त पृथ्वी को आलोकित करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में जब कर्क लग्न बने तो व्यक्ति निश्चल हो जाता है, क्योंकि स्वयं सूर्य भी यहां पे निश्चलता के प्रतीक माने जाने लगते हैं और समुद्र को आलोकित करते हैं, जिसके हिसाब से फिर कर्क राशि में जैसे ही सूर्य आते हैं तो वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। मतलब वो निश्चल होकर के समुद्र के अंदर समुद्र के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और जल वर्षा करने का जो है कारण बन जाता है। इस आधार पे कि जब कर्क लग्न बनती है तो व्यक्ति निश्चल होता है, मन का साफ होता है, स्पष्टवादी हो जाता है, भावना से युक्त, भावना प्रधान, एक ऐसा लग्न जो सिर्फ इमोशन से ही चलता है और व्यक्ति थोड़ा आलस्य से युक्त होता है, प्रमादी होता है, देर तक जागने वाला होता है, किसी का लाभ नहीं लेना चाहता है, मन में समाना चाहता है और कल छपट की स्थिति से बहुत दूर होता है, मन का साफ। आगे चर्चा आपकी कुंडली में अब ग्रहों पे, प्रत्येक ग्रहों के आधार पर करूंगा, सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत। अब जन्म कुंडली के विश्लेषण में सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात कर लेते हैं, एक एक ग्रहों पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, आपकी कुंडली के लिए सूर्य जो होते हैं वो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति होते हैं। यहाँ के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, यानी कि आत्मविश्वास का क्षय और बुद्धिमत्ता का क्षय, क्योंकि दो ग्रह जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में लग्न को शुभ कर्तृ योग लगा है, क्योंकि एक तरफ बुध और दूसरी तरफ दो शुभ ग्रह शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लग्न पे शनि की दृष्टि है और लग्न में ही गुरु उच्च के हो रहे हैं और नीच के मंगल का नीचत्व भंग भी हो रहा है। दोनों ग्रहों के अंश पे अब चर्चा यहां करना जरूरी है। तो गुरु 2 अंश 3 कला और मंगल 6 अंश, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंश है, ऐसी स्थिति में यहां पे मंगल का पूर्णतः नीचत्व भंग होगा। अब चर्चा कि ग्रहों की जब स्थितियों की कर रहा हूं तो मंगल लग्न में, गुरु लग्न में, यानी कि व्यक्ति पराक्रमी भी है और यशस्वी भी है, लेकिन ये स्थितियां कमजोर हैं क्योंकि दोनों ग्रह अस्त हैं और कमजोर देखे जा रहे हैं। ग्रह अवस्था में मैंने इनकी चर्चा कर रखी है। सूर्य यहां के अधिपति होकर के व्यय में जा रहे हैं, यानी कि धन का व्यय, और धनेश का व्यय भाव में जाना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, और खास करके तब जब ग्रह की स्थिति कमजोर देखी जा रही है। यहां से जब सूर्य की बात करते हैं तो यहां पे सूर्य के प्रभाव में देखने को मिलेगा कि पिता को बेचैन करता है, पिता के साथ संबंधों को कमजोर करता है, पिता के नेत्रों को परेशानी दे सकता है, आपके नेत्रों में पीड़ा का कारक हो सकता है, कमजोर हो सकता है, बुद्धिमत्ता का क्षय, आत्मविश्वास कमजोर होता है, और ऐसी स्थिति में कि पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। पिता ज्ञान के कारक हैं। वास्तव में आपकी कुंडली में जो पिता भाव है, नवा भाव, यहां के अधिपति होकर के मंगल नीच के हैं, लेकिन नीचत्व भंग हो रहा है। एक बात और बता देता हूं
कि मंगल का नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रभाव कमजोर ही देंगे, क्योंकि अवस्था में वो अस्त हैं। अस्त ग्रह कमजोर होता है और वो प्रभाव से हीन हो जाता है, कमजोर और कम फल करता है। और पिता का कारक जो ग्रह है आपकी कुंडली में व्यय में जा रहा है, इस हिसाब से वो आपके पिता के साथ संबंधों को कमजोर और पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला है। भले अब स्थितियां भले अभी ना हो, लेकिन आने वाले समय में, या फिर पिता जब थोड़े से स्वास्थ्य में कमजोर स्थिति को प्राप्त करने लगेंगे तो उनकी स्थितियों को यह कमजोर करने वाला सिद्ध हो सकता है। अब बात आपकी कुंडली में चंद्रमा की करता हूं। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए लग्नेश बनते हैं। वो जाकर के जन्म कुंडली में महाधनी योग लगा करके बैठे हैं 16 अंश 9 कला, इसकी चर्चा मैंने कर रखी है। यहां पे ये शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं, शुक्र के साथ कुमार अवस्था का शुक्र, यानी कि ठीक है, लग्नेश का धन भाव में जाना महाधनी योग बनाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से हैं और उनके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो इसका आधार यह बनता है कि व्यक्ति की कुंडली में मन मस्तिष्क ठीक है, माता के साथ संबंध अच्छा है, माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि माता का कारक चंद्रमा अच्छी स्थिति में देखने को बन रहा है। दिग्बली होते हैं चंद्रमा यहां पे शुक्र की राशि बनी है और वो शुक्र आपकी कुंडली के लिए बाधक होते हैं, मतलब खराब। और यहां के अधिपति होकर के चंद्रमा सुखेश के साथ संबंध बना रहे हैं, यानी कि लग्नेश और सुखेश का संबंध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो रहा है। और क्रमशः अगर शुक्र की बात करता हूं तो वो केतु के नक्षत्र में, और चंद्रमा जो है वो शुक्र के ही नक्षत्र में बैठे हैं। इसकी चर्चा मैंने कर रखी है कि जन्म कुंडली में जब पूर्वा फाल्गुनी में व्यक्ति जन्मा होता है तो क्या होता है, और चंद्रमा जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को मितभाषी बना देंगे, अच्छे स्वास्थ्य का मालिक बना देंगे, घुमंतु बना देंगे, जल क्रीड़ा का प्रिय बना देंगे, व्यक्ति अच्छी वाणी को बोलने वाला और धन का संयमी और संचयी हो जाता है। शुक्र साथ में बैठे हैं तो व्यय भी देंगे, कुटुंब का मालिक, कुटुंबजन का भक्त होता है, व्यक्ति सबके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है और सबका आदर भी पाएगा, जीवन पर्यंत की बात करता हूं। उसके बाद आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है, वो आपको बताता हूं यहां पे रुक करके समझिएगा। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति बने गुरु और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बने मंगल। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ युति में हैं। यह बहुत बड़ी बात है आपकी कुंडली के लिए, मतलब श्रेष्ठतम स्थिति को दिखा रही है। आपकी कुंडली में केदार योग घटित हो रहा है, समझिएगा, एक भाव यहां, दूसरा भाव यहां, तीसरा और चौथा। जन्म कुंडली के सारे ग्रह अगर 4 भावों में ही बैठ जाएं तो केदार योग घटित हो जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। ये हर तरीके का लाभ व्यक्ति को देता है। व्यक्ति व्यवसाय करता है रसायन क्षेत्रों का, ट्रांसपोर्ट आदि का बिजनेस व्यक्ति करे तो बड़ा लाभ होगा। और साथ ही साथ व्यक्ति अपने बल पर, अपने अभिमान और स्वाभिमान के बदौलत व्यक्ति समस्त प्रकार के जीवन की यात्रा को अच्छे तरीके से पूरा करने वाला होता है। भाग्य भाव का अधिपति उच्च का होना, जन्म कुंडली के पंचम भाव दोनों कारक भाव होते हैं और यहां के अधिपति होकर के मंगल का निचत्व भंग हो रहा है, पूर्ण रूप से मंगल का निचत्व भंग हो रहा है। इस भुलावे में मत रहिएगा कि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह का निचत्व भंग हो रहा है तो उसको देख लीजिए कि वो कितना निचत्व उसका भंग हो रहा है, कितने फीसदी का निचत्व भंग हो रहा है। क्योंकि आपको अभी तक जो चीजें बताई गई हैं वो सिर्फ यही बताई गई हैं कि उच्च नीच ग्रह का राशि का अधिपति अगर उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए या फिर वो केंद्र में बैठ जाए तो निचत्व भंग हो जाता है। वहां पे ये भी देख लीजिए कि कितने फीसदी का निचत्व भंग हो रहा है, किस प्रकार का निचत्व भंग हो रहा है, क्या वो सही फल करेगा, क्या वो नहीं करेगा। क्योंकि आपको लुभावना और लुभावे में रखने के लिए प्रायः कई बार आपको सही चीजें नहीं बताई जाती हैं और उसका ही फल होता है कि लोगों का विश्वास ज्योतिष पर से उठ जाता है। यहां पे जन्म कुंडली के पंचम और नवम भाव के अधिपति का एक साथ संयोग होना, जन्म कुंडली के कर्म भाव के अधिपति का और धर्म भाव के अधिपति का, यानी कि मंगल यहां के अधिपति बने और गुरु यहां के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के जाकर के केंद्र में दोनों का संयोग होना, यह बहुत बड़ी बात है। लग्नेश और सुखेश का संबंध बनना जन्म कुंडली के धन भाव में, यह बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में पंचम भाव का, यानी कि यहां का अधिपति अगर लग्न में बैठेगा और उसका निचत्व भंग होगा तो व्यक्ति के पराक्रम का लाभ भी देगा। व्यक्ति ऐसी स्थिति में कौन सा व्यवसाय करेगा वो तो कल बताऊंगा, लेकिन यह भाव बहुत अच्छा बन रहा है। साथ ही साथ अगर बात करता हूं तो मंगल की, अब यहां पे चंद्रमा की दृष्टि भी देख लेता हूं तो चंद्रमा की स्थिति यहां से जन्म कुंडली के शत्रु के राशि को देखेंगे। आपकी कुंडली के लिए शनि जो है वो भाग्य मतलब बैठे हैं जन्म कुंडली के लाभ भाव में, ये अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य जनित बीमारियां यहां पे देंगे और कई बार व्यक्ति को शीत जनित बीमारियों में फेफड़ों से संबंधित शिकायतें देखने को मिलती हैं। अब बात मंगल की कर देते हैं। मंगल आपकी कुंडली के लिए ये दोनों भावों के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं और अंश के आधार पर ये अस्त भी हो रहे हैं और कमजोर भी हैं, नीच भी हैं।
इस अवस्था में मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम का लाभ कम देते देखे जाएंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं, तो यहां पे ये बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, और शनि जो बैठे हैं वो मंगल के नक्षत्र में, यानी कि दोनों ने नक्षत्र का परिवर्तन भी किया है। और मंगल आपकी कुंडली के लिए कारक भी होता है, योग कारक है। तो इस हिसाब से मंगल आपकी कुंडली में अगर षड्बल में जाकर के देखा तो ये फल देने वाले हैं। यानी कि व्यक्ति अगर व्यवसाय की बात करता हूं तो व्यवसाय भाव के अधिपति बने मंगल, वो लग्न में बने, नीचत्व भंग हुआ और वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं शनि के साथ, जो कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, राहु के साथ बहुत अच्छी स्थिति में। जन्म कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति, जहां से कि आय और व्यवसाय का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से भी, यहां से भी, तो इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लाभ में बैठे। यानी कि व्यक्ति अगर ट्रांसपोर्ट आदि का बिजनेस करे तो लाभ होगा, जल से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करे तो लाभ होगा, ये कल बताऊंगा। यहां पे अगर और चर्चा करते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के सुख पे पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करने वाले या कभी कभी माता को रक्त जनित बीमारियां देने वाले यहां पे हो जाएंगे, क्योंकि माता भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा है, ये कमजोर भाव होता है, मारक भाव होता है ना। और उसके बाद सातवीं दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी, लग्न में बैठ करके उच्च की दृष्टि जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे डालेंगे तो विवाह में विलंब, विवाह में परेशानी। लेकिन एक बात बता देता हूं कि नीच के मंगल की जब उच्च की दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी और उच्च के गुरु भी वहां बैठ करके जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति की पत्नी विदुषी आएंगी, और हो सकता है कि थोड़ी चंचल प्रवृत्ति की आए, थोड़ा सा उग्र भी होंगी। आप मांगलिक हैं दोनों से, अतः विवाह मिला करके करिएगा। मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, इस हिसाब से ये बैलेंस होता दिख रहा है। यहां के अधिपति जाकर के लाभ में, यानी कि ये भी ठीक है। नक्षत्र के साथ परिवर्तन में है, ये भी ठीक है। मंगल की सातवीं के बाद आठवीं दृष्टि यहां पे, तो व्यक्ति को एक्सीडेंट आदि का डर बनता है, इस वजह से बच करके रहिएगा। जल से, ऊंची जगहों से, अग्नि से, और वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो एक्सीडेंट आदि का खतरा बनता दिख रहा है। बुध की चर्चा करता हूं, एक एक ग्रहों पे चर्चा कर रहा हूं मैं, साथ में दृष्टियों को भी बताते जा रहा हूं। बुध की बात करते हैं तो बुध आपकी कुंडली के यहां के भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के, इन पराक्रम भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति होने से बुध आपकी कुंडली में यहां के भाव को कमतरी से देने वाले या फिर यहां के फल को स्वतंत्र रूप से देने वाले होंगे। बुध स्वराशि के बैठे हैं, अस्त हैं, तो कमजोर हो गए, यानी कि व्यक्ति की वाणी की जो प्रभावित क्षमता है वो कुंठित हो जाएगी। व्यक्ति हो सकता है बचपन में देर से बोला हो, व्यक्ति अपनी वाणी का 100% लाभ न ले पाता हो, कई बार चीजें उत्तर जानने के बाद भी वो नहीं बता पाता है, कॉन्फिडेंस बड़ा कमजोर हो जाता है, नेत्र की कमजोरी देखी जाती है, खुजली आदि की समस्या, एक्जिमा वगैरह की समस्या, पसीना ज्यादा आता है, इस तरीके की समस्या व्यक्ति की कुंडली में देखने को बनती है। वाणी थोड़ी प्रभावित हो जाती है, गणित पक्ष कमजोर हो जाता है, और जितना जहां नहीं सोचना चाहिए उतना वो व्यक्ति सोचता जाता है। निरंतर कुछ न कुछ दिमाग में चलते रहता है, कारण कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो आपकी कुंडली के लिए द्वितीय भाव में बैठे हैं, और ये शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के 50% के रिजल्ट को देने वाले हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को यहाँ पे थोड़ा क्षय में जाते देखा जा रहा है। किसी भी ग्रह का अगर स्थान 12वें में चला जाए तो व्यक्ति जिस चीज को भोगता है वो सर्वाधिक कमजोर तरीके से, कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर, यानी कि सूर्य 12वें भाव में, तो व्यक्ति की कुंडली में आत्मविश्वास को कमजोर होते देखा जाता है और उसके जीवन पर उसे आसानी से घटते देखा जाता है। बुध बुद्धिमत्ता का कारक, चंचलता का कारक होता है, गणितज्ञ बनाता है, तार्किक क्षमता को मजबूत करता है। ये आपकी कुंडली के लिए व्यय में बैठा है, अतः आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा कमजोरी दिलाने वाला हो जाता है। पराक्रम का कारक होता है, आपकी कुंडली का अधिपति जाकर के व्यय में बैठा है, तो हो सकता है कि थोड़ा पराक्रम का व्यय कम, लाभ कम मिले, या हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य से युक्त जीवन जीने लगे, रात्रि में जगने वाला हो जाए, प्रमादी हो जाए, खर्च ज्यादा करने लगे, चंचलता ज्यादा दिखा दे। ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। एकमात्र बुध की सातवीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के छठे भाव पे पड़ेगी और वहां के अधिपति जो कि बनते हैं गुरु, वो आपकी कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कि बुध की दृष्टि जब छठे भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को शत्रुहंता बनाएगी, क्योंकि बुध की कैसी भी दृष्टि या कैसी भी स्थिति जन्म कुंडली के जब छठम भाव से बन जाती है तो अच्छा होता है। व्यक्ति रोग से, शत्रुओं से और अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला, और जीवन के कठिन से कठिनतम स्थितियों को हटा करके, राह से रोड़ों को हटा करके जीवन यात्रा पूरी करता है।
अब बात आपकी कुंडली में गुरु की कर देते हैं। गुरु आपकी कुंडली के छठे और 12वें 9वें भाव के अधिपति, ये कारक होते हैं। लग्न में उच्च के बैठे हैं, अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं, योग कारक स्थिति बना रहे हैं। आपकी कुंडली में धर्म और कर्म के अधिपति का एक साथ संयोग होना, ये बहुत अच्छी बात है। केदार योग का घटित होना, ये बहुत अच्छी बात है। और भी योग जो बन रहे हैं वो कल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, अस्त हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन पढ़ाई में कम लगता है, व्यक्ति का गणना पक्ष कमजोर हो जाता है, सात्विकता की थोड़ी कमजोरी देखी जाती है। अगर व्यक्ति के ऊपर संस्कारों का दबाव कम रहा या फिर व्यक्ति के यशस्विता के ऊपर अगर चर्चा करते हैं तो व्यक्ति के ज्ञान का पक्ष मजबूत नहीं होते देखा जाता है। व्यक्ति का मन पढ़ाई में कम लगता है और थोड़ी चंचलता ज्यादा धारण करने वाला होता है, क्योंकि बुध भी व्यय में और गुरु भी आपकी कुंडली में अस्तगत स्थिति में है। अस्त ग्रह की संख्या आपकी कुंडली में 3 गुरु, मंगल और बुध अस्त होने से ये थोड़े कमजोरी को दिखाने वाले हो रहे हैं। लेकिन चूंकि गुरु लग्न में कारक होते हैं, अपने नक्षत्र के बैठे हैं और शनि के ऊपर से दृष्टि है, तो व्यक्ति नौकरी करने वाला भी हो जाएगा। हाँ, ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति कई बार विपरीत के प्रति आकर्षित होने वाला हो जाता है। जब शुक्र की महादशा आएगी, शुक्र का अंतर आता है, तो व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है, सुख को भोगने की लालसा बढ़ जाती है। और एक बात बता दूं तो लग्न में गुरु जब बैठे होंगे तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे। ज्ञान पक्ष, व्यक्ति ज्ञान तो रखता है लेकिन उसका 100% लाभ नहीं ले पाता है। गुरु की 5वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वहां पे वास्तव में केतु बैठा है जो कि गुरुवत ही और मंगल के तरह ही फल देगा। मंगल की राशि में केतु बैठे हैं और गुरु की दृष्टि, और ये केतु जो बैठे हैं ये बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और वो बुध आपकी कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं स्वराशि के। ऐसी स्थिति में कि केतु भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो उच्च के हैं, श्रेष्ठ फल देंगे, व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम के लाभ को देंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिजनेस में लाभ मिलते देखा जा रहा है, क्योंकि ये जन्म कुंडली का यश, गौरव, प्रतिष्ठा और प्राण का भाव होता है और वहां पे गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो श्रेष्ठ लाभ देंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि पे चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु जो कि भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्येश का उच्च होना, अपने नक्षत्र का होना, लेकिन थोड़े कमजोर तो हैं, ये तो मानना होगा। इस वजह से ही आपका मन थोड़ा पढ़ाई में भागता है, पढ़ाई से भागता है, और व्यक्ति थोड़ा सा कभी कभी गंदगी पसंद भी हो जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी तो है ना उस गुरु पे। इस वजह से जिस नक्षत्र में गुरु बैठे हैं ये अपने नक्षत्र में है, लेकिन शनि की दृष्टि और मंगल भी लग्न में, तो शनि की दृष्टि जब लग्न पे पड़ेगी तो व्यक्ति के काम में विलंब और व्यक्ति को थोड़ा गंदगी प्रिय बना देता है। व्यक्ति शौकीन होता है, जो होता है कि व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहाता कम है लेकिन शौकीन होता है, तो वस्त्र तो अच्छा, परिधान तो अच्छा पहनता है, लेकिन सफाई पे थोड़ा कम ध्यान देता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के 7वें स्थान पे पड़ेगी तो व्यक्ति के विवाह को अच्छा करने वाले और दाम्पत्य बेहतर करने वाले हो जाएंगे। यहाँ के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, ये ठीक है, आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे होंगे, शनि भी, और साथ ही साथ गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो ठीक होगा, क्योंकि गुरु मंगल के नीचत्व को भंग भी कर रहे हैं। अब उसके बाद चर्चा कर लेते हैं तो गुरु की 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी। भाग्य के कारक होते हैं, धर्म के कारक होते हैं और अच्छे मार्ग दिखाने के कारक होते हैं। इन सब चीजों का कारकत्व और जन्म कुंडली के भाग्य भाव से, जहां से पिता का विचार किया जाता है, धार्मिक कृत्य का विचार किया जाता है, तो जन्म कुंडली में जब भी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा आएगी, गुरु का अंतर आएगा, तो व्यक्ति धार्मिक कृत्य करने वाला और गुरु का, अपने से बड़े जनों का, पिता का, सबका सम्मान और आदर करेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में कई बार धार्मिक कृत्य को करने वाला हो जाएगा। जनेऊ संस्कार अगर नहीं हुआ है तो करा लेना चाहिए, आपका उससे आपको लाभ मिलने की स्थितियां दिख रही, क्योंकि गुरु जो है जन्म कुंडली के भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। धार्मिक कृत्य करने का अवसर जीवन में कई बार अत्यधिक तीव्रता से मिलती है। अब बात शुक्र की करते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के बनते हैं सुखेश, और उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के लाभ भाव में। लाभेश का धन भाव में जाना महाधनी योग, और आपकी कुंडली के सुखेश भी बनते हैं। ये लग्नेश के साथ संयुक्त होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, प्रचंड धन के मालिक चंद्रमा। दो शुभग्रह जब जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हों और ऊपर से वो किसी भी ऐसे ग्रह से दृष्ट नहीं है जो कि कमजोर कर रहा हो, तो बढ़िया है, व्यक्ति आजीवन धन का मालिक होगा। अच्छी वाणी, अच्छा कुटुंब, लाभ मिलेगा हर तरीके से। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली के लिए अच्छी होगी। हालांकि वो बाधक ग्रह होते हैं, तो जब शुक्र आएंगे तो थोड़ा सा व्यय अधिक देंगे, व्यक्ति खर्चीला हो जाएगा, खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, और व्यक्ति पैसे खर्च करने में ना कई बार सोचता नहीं है, तुरंत खर्च कर देता है। ये बात भी देखने को मिलती है। यहाँ पे शुक्र आपको हर तरीके से लाभ ही देंगे। हालांकि बैठे हैं वो सूर्य की राशि में, तो कभी कभी अगर
बहुत ज़्यादा स्थितियां बुरी ना हो तो व्यक्ति को कई बार विपरीत के प्रति आकर्षित ज़्यादा करने वाले बना देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा बचा करके रखिएगा। उसकी 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी तो यहाँ से व्यक्ति को धन का मालिक, अकूत संपत्ति का मालिक और साथ ही साथ अनियंत्रित रूप से कई बार धन का लाभ होते देखा जाता है। अब बात करते हैं शुक्र के बाद शनि की। शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे होंगे क्योंकि वो सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के लाभ भाव में बैठे हैं, मंगल के नक्षत्र के साथ परिवर्तन करके, और साथ ही साथ उनकी दृष्टि जब पड़ेगी जन्म कुंडली के लग्न पे, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में इनकम है और हर तरीके से व्यक्ति अगर बिजनेस कर ले तो हर तरीके का लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति थोड़ी मजबूत मुझे दिख रही है क्योंकि षडबल में वो बली हो रहे हैं, नौमांश में भी अच्छे हैं और दशमांश में भी उनकी स्थिति बन रही है। इसी वजह से शायद आपका ध्यान बिजनेस की तरफ ज्यादा है। और गुरु और मंगल की स्थिति लग्न में तो व्यक्ति अपने मन की करने वाला भी हो जाता है क्योंकि नीच के मंगल हैं, उनका नीचत्व भंग हो रहा है। और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जो कि व्यवसायिक ग्रह होता है, बुध जैसे नक्षत्र में जन्म लेना, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र का ये बुध है और लग्न है, और साथ ही साथ चंद्रमा जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो कि शुक्र जो कि व्यवसाय के कारक होते हैं। तो ये सारी चीजें देख करके एक बात बनती है कि व्यक्ति व्यवसाय करने वाला हो जाएगा। आगे कल स्पष्ट करूंगा कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। पत्नी अच्छी मिलेंगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के लाभ भाव यहाँ पंचम भाव पे पड़ेगी। ये ठीक है, हालांकि वो मंगल की राशि को देखेंगे और मंगल जाकर के लग्न में बैठे हैं। मंगल की राशि को देखना और मंगल के नक्षत्र में शनि के बैठने से व्यक्ति की कुंडली में थोड़ा ज्ञान पक्ष कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में कि जब वहां पे राहु और केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव ज्यादा, तो ये थोड़े से ज्ञान से दूरी बना देते हैं और कई बार व्यक्ति को प्रेमी नहीं बना पाते हैं। व्यक्ति प्रेम नहीं करता है और अपने मन का करता है, और साथ ही साथ व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करता रहता है। दिमाग में निरंतर कुछ न कुछ चलते रहता है, कुछ न कुछ निरंतर दिमाग में घटित होते रहता है। क्योंकि गुरु की 5वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो भी बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि वास्तव में वो अस्त हैं, कमजोर हैं, कमजोर हैं। इस आधार पर यहाँ पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि एक तो मंगल के नक्षत्र राशि में बैठे हैं केतु, शनि और राहु जैसे दो पापक ग्रहों की दृष्टि का जाना, इस हिसाब से ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है ये भाव। इस वजह से व्यक्ति का ज्ञान पक्ष और खास करके मिडिल क्लास का जो एजुकेशन होता है, जिसे कि माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, वो थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है। 7वीं के बाद अब 10वीं दृष्टि बात करते हैं शनि की। तो शनि की 7, 8, 9, 10 यहां अपने ही भाव को देखेंगे, आयु का मालिक बना देंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में इस भाव पे मंगल की भी दृष्टि है। इस आधार पर कि शनि और मंगल जैसे दो पापक ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी, और ये चूंकि है वायु तत्व की राशि, तो एक्सीडेंट होने का खतरा बनता है। बुढ़ापे में वात जनित बीमारियां देने वाले ये शनि हो जाते हैं, और उनकी दृष्टि है तो आयु तो होगा, आयु तो है, लेकिन कभी कभी वृद्धावस्था थोड़ा कमजोर बीतता है। अब उसके बाद 10वीं दृष्टि यहाँ पे अब चर्चा राहु केतु की। राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, कुमार होकर के बैठे हैं। आपकी कुंडली के लिए ये अच्छा फल करेंगे क्योंकि लाभ में बैठे हैं, सर्वोत्तम है। क्योंकि केतु और राहु के बारे में मैंने बात करी थी कि जब उच्च के हों और खास करके जन्म कुंडली के त्रिकोण से इनका संबंध बन रहा हो, यानी कि यहाँ और यहाँ, ये त्रिकोण नहीं है, अपचय भाव है, लेकिन यहां और यहां मतलब जन्म कुंडली के चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें भाव से जब राहु केतु का संबंध बनता है तो अच्छा हो जाता है। इनकी 5वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को मेहनती बनाएगी। किस में? व्यवसाय में। व्यक्ति व्यवसाय के लिए जीना मरना सीखेगा, व्यवसाय को मन लगा करके करेगा। 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के यहां पड़ेगी तो यहां पे तो केतु बैठे ही हैं, एजुकेशन को कमजोर कर रहे हैं। और 9वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को अच्छा बनाएगी, क्योंकि उनके मित्र की राशि है, शनि को वो मित्रवत मानते हैं। इस आधार पे विवाह में मिला करके करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आपकी कुंडली के विशेष स्थितियों के बारे में कल चर्चा करेंगे। कुछ बातें बता देता हूं। विवाह अगर करना होगा तो आप पश्चिम दिशा की तरफ जा सकते हैं। अगर पश्चिम दिशा की तरफ से कोई संबंध है तो कर लीजिएगा, लाभ होगा। आपकी कुंडली में व्यवसाय आपने पूछा है तो आज भी कुछ चीजें बता देता हूं। तो लग्न, दशम और चंद्रमा को देख के कुछ चीजें आपकी कुंडली में व्यवसाय के लिए ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा जा रही हैं। इस बात का अध्ययन मैं कल दशमांश पे भी करूंगा और लग्न कुंडली में अभी क्लियर कर देता हूं कि व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो जल जनित व्यवसाय या फिर चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ का अधिपति बनता है मंगल। वो जा करके जन्म कुंडली के चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा मंगल से ज्यादा बेहतर देखे जा रहे हैं। और लग्न, चंद्रमा और सूर्य या दशम भाव, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी देखी जा रही है। दशमांश में भी वो आपकी कुंडली में दशम भाव को रूल करते देखे जा रहे हैं और उस भाव पे उनकी दृष्टि भी है। शनि आपकी कुंडली में दशमांश में उच्च के हो रहे हैं अपने ही राशि के,
इस आधार उच्च के हो रहे हैं जन्म कुंडली के लग्न में, इस आधार पर आपको ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसाय भी बनता है, जल से संबंधित व्यवसाय भी बनता है। शुक्र चूंकि व्यवसाय के और धन के कारक होते हैं, आपकी कुंडली के धन भाव में बैठे हैं, इस चीज को वो फ्लरिश और आगे करने वाले होंगे। पति के साथ भी संबंध या पत्नी के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा, क्योंकि वास्तव में दाम्पत्य भाव में केतु बैठे हैं। हालांकि विवाह मिलाकर के करिएगा, क्योंकि आप मांगलिक हैं। ये स्थितियां बनती हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको अच्छा लगा होगा और आपको आपके सवालों का उत्तर और भी कल दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।